हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्यकालीन बघेलखंड का इतिहास डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास चल रहा था, उसमें आज का लेक्चर मध्यकालीन बघेलखंड के इतिहास के ऊपर होगा। बघेलखंड के इतिहास में जितनी भी जानकारी हो सकती है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें 1236 से लेके 1947 देश आजाद तक के का पूरा इकट्ठे डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। यह पार्ट 6 होगा। यह पार्ट 6 होगा। मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास का पार्ट 6 होगा। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तो देखिए, मध्यकालीन बघेलखंड का इतिहास। तो पहला फैक्ट देखिए, 1236 में गहोरा में बघेल सत्ता की स्थापना गुजरात के आए दो बघेल भाई बीसल देव और बीमल देव ने की थी। बीसल देव और बीमल देव ने की थी। व्याघ्रदेव इस वंश का आदि पुरुष माना जाता था। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो ये आएगा, बघेल वंश की स्थापना कब की गई थी? तो 1236 में एक क्वेश्चन ये बन सकता है, तो इसको याद रखना है। 1236 में बघेल वंश की स्थापना की गई थी। व्याघ्रदेव इस वंश का आदि पुरुष माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है आपको बघेल वंश का संस्थापक कौन था, तो व्याघ्रदेव को लगाना है आपको। व्याघ्रदेव बघेल वंश का संस्थापक था और ये व्याघ्रदेव अग्निकुल का वंशज माना जाता था। व्याघ्रदेव अग्निकुल का वंशज माना जाता था। तो ये एक फैक्ट हो गया। अगला फैक्ट देखते हैं, गहोरा में स्थापित बघेल सत्ता का संस्थापक बीमल देव था। विद्वान, नीतिवान और पराक्रमी था। इस वंश में कर्णदेव को सत्ता गोहर से बांधावगढ़ तक विस्तृत करने का श्रेय जाता है। तो इसमें से एक शासक रहा है कर्णदेव। ये इंपॉर्टेंट शासक है बघेल वंश का, ये याद रखना है। कर्णदेव को सत्ता गौहर से बांधावगढ़ तक विस्तृत करने का श्रेय जाता है। तो ये कर्णदेव इंपॉर्टेंट है। यहां से भीमल देव के पुत्र अनिक देव, रानिंग देव, यह अनिक देव को ही रानिंग देव कहा जाता था। फ्रेंड्स याद रखना है। बीमल देव के पुत्र अनिक देव, रानिंग देव ने गहोरा जागीर का विस्तार कर उसे छोटा राज्य का रूप प्रदान किया था। एक छोटे से राज्य का रूप प्रदान किया था। उसके बाद आगे देखिए, वीर भानुदय काव्यम, ये एक रचना है। वीर भानुदय काव्यम में रानिंग देव अनिक देव को गहोरा का प्रथम शासक बताया गया है। तो ये एक काव्यम है, इसमें बताया गया प्रथम शासक कौन था। महत्वपूर्ण है कि इस काव्य की रचना भीमल देव ने की थी। तो इस काव्य की रचना भीमल देव ने की थी फ्रेंड्स। तो ये भी फैक्ट आपको समझ में आना चाहिए। आगे चलते हैं, फिरोज शाह तुगलक के समकालीन भल्लार देव इस वंश का प्रथम शासक था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? भल्लार देव इस वंश का प्रथम शासक था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ये कुछ फैक्ट है। परीक्षा में तो कुछ विशेष और इंपॉर्टेंट फैक्ट ही परीक्षा में आते हैं, जो आते हैं वो मैं बताऊंगा। बघेल राज्य और काल्पी राज्य की विभाजन रेखा केन नदी थी। केन नदी थी, एक तरफ में बघेल राज्य था और एक तरफ में था काल्पी राज्य। तो उसकी विभाजन रेखा केन नदी थी, ये बताया गया है। आगे चलते हैं 1563 में भोजराव 1563 में भोजराव परिहार के पौत्र प्रताप रुद्र ने मुगल के विरुद्ध बघेल राजा रामचंद्र देव की सहायता की थी। तो ये भी एक फैक्ट है, रामचंद्र देव की सहायता की थी। 16वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जब मुगल का पदार्पण भारतवर्ष की धरती पर हुआ, उस समय गोहरा की राजगद्दी पर वीर सिंह देव बघेल का आसीन था। तो वीर सिंह देव बघेल आसीन था जब मुगल सत्ता भारतवर्ष की धरती पर हुआ था। तो ये एक फैक्ट याद रखना है। 1555 में वीर भानु की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रामचंद्र देव बघेल राजगद्दी पर आसीन हुआ। तो यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स। ये एक इंपॉर्टेंट शासक रहा है, रामचंद्र देव बघेल राजगद्दी पर आसीन हुआ। यह अकबर का समकालीन था और महत्वपूर्ण है कि वीर भानु उच्च कोटि का विद्वान भी थे, जो तर्कशास्त्र, वेदांत, पुराण और दंड नीति के पारंगत थे। तो ये भी याद रखना है। ये कौन? वीर भानु। तो यहां से देखिए, यहां से क्वेश्चन बन जाता है
रामचंद्र देव ने 1564 में रामचंद्र देव ने 1564 में अपनी राजधानी बांधवगढ़ को स्थानांतरित किया था। तो ये क्वेश्चन आता है, बांधवगढ़ राजधानी किसने स्थानांतरित किया था करके, तो रामचंद्र देव ने। तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, संगीत सम्राट तानसेन राजा रामचंद्र देव का दरबारी गायक था। तो राजा रामचंद्र देव का दरबारी गायक था, डायरेक्ट आता है। सबसे पहले तानसेन किसके दरबार में था, तो रामचंद्र देव का दरबारी गायक था, जिसकी व्याख्या सुनकर अकबर ने 1564-65 में जलाल खां को राजा रामचंद्र देव के पास भेजकर तानसेन को अपने दरबार में बुलाया था। तो किसको भेजा था, जलाल खां को। तो ये नाम याद रखना है, किसको भेज के बुलवाया था, जलाल खां को भेज के राजा रामचंद्र देव के पास से समझ में आ गया होगा आपको। संगीत सम्राट तानसेन राजा रामचंद्र देव के दरबार में गायक था, जिसकी व्याख्या सुनकर अकबर ने 1564-65 में जलाल खां को राजा रामचंद्र देव के पास भेजकर तानसेन को अपने दरबार में बुलाया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तानसेन किसके दरबार में था, रामचंद्र देव के दरबार में था। वहां से अकबर ने इसे प्राप्त किया था। तो याद रखना है, वहां से अकबर ने इसे प्राप्त किया था और अकबर ने अपने नवरत्नों में से एक बनाया था। तो ये याद रखना है। तानसेन का वास्तविक नाम था राम तनु पांडे। तो ये भी आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1569 में कलिंजर दुर्ग प्राप्त करने के लिए अकबर ने अपनी सेना बांधवगढ़ राज्य में भेजी थी। महत्वपूर्ण है कि रामचंद्र ने इसे शेरशाह सूरी के दामाद अली खां से खरीदा था। तो ये कुछ फैक्ट है जो याद रखना है। फरवरी 1584 में रामचंद्र देव और अकबर की भेंट फतेहपुर सीकरी में हुई थी। तो ये फतेहपुर सीकरी में भेंट हुई थी रामचंद्र देव और अकबर की। तो ये कहा गया है। 1592 में रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात अकबर ने उसके पुत्र वीरभद्र देव को राज्य की गद्दी देकर बांधवगढ़ राज्य का शासन नियुक्त किया था। तो रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात अकबर ने वीरभद्र देव को राजा की गद्दी देकर बांधवगढ़ राज्य का शासन नियुक्त किया था। उसके बाद अगला फैक्ट देखते हैं, 1594 में अकबर ने विक्रमादित्य को पदस्थ कर त्रिपुरदास को बांधवगढ़ का सूबेदार बनाया था। मुगल की तरफ से बांधवगढ़ राज्य पर शासन रहा। तो मुगल की तरफ से बांधवगढ़ राज्य पर शासन रहा, विक्रमादित्य के टाइम की बात है। तो ये याद रखना है। इस वंश का राजा अमर सिंह साहित्यिक प्रेमी थे। इनके दरबार में नीलकंठ और भूपति राय विद्वान थे। तो ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नीलकंठ और भूपति राय किसके दरबार में थे, तो अमर सिंह के दरबार में थे। महत्वपूर्ण है कि नीलकंठ ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है अमरेश विलास नामक ग्रंथ की रचना की है नीलकंठ ने। तो याद रखना ये। तो ये एक फैक्ट था जो आपको समझना चाहिए। आगे चलते हैं। सेहुड़ा नामक स्थान पर खाने जहां लोधी बघेल राजा अमर सिंह के हाथों मारा गया था। अनूप सिंह की शाहजहां से भेंट हुई। उसके बाद अनूप सिंह की शाहजहां से भेंट हुई और सम्राट ने इन्हें सेह हुजूरी की उपाधि दी थी। किसको दी थी, अनूप सिंह को। तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। 22वें महाराज विक्रमादित्य ने रीवा को अपनी राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रीवा को फिर से राजधानी बनाया गया और किसने बनाया था, 22वें महाराज विक्रमादित्य ने रीवा को अपनी राजधानी बनाया था। इस बात की पुष्टि नासिर उल उभारा के ग्रंथ से होती है, जिसमें लिखा है कि 1618 में राजधानी बांधवगढ़ से रीवा हो गई थी। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ से याद रखना है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 22वें महाराज विक्रमादित्य ने रीवा को अपनी राजधानी बनाया था। आगे चलते हैं। उसके बाद शाह आलम ने अजीत सिंह को चौखंडी जिला रीवा पर गाना रीवा दरबार में प्रदान किया था, यानी बुलाया था। 1635 में जुझार सिंह बुंदेला ने चौरागढ़ के गोंड शासक भीम नारायण को मारकर चौरागढ़ का दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो ये अपन ने उधर पढ़े थे, याला फैक्ट तो पढ़े थे उधर। 1672 में बुंदेल शासक छात्रसाल ने रीवा राज्य के मैहर इलाके पर आक्रमण किया था। बुंदेल शासक छात्रसाल ने आक्रमण किया था। 1726 में हरदय शाह बुंदेला ने रीवा पर आक्रमण कर संपूर्ण रीवा राज्य पर अधिकार कर लिया था। इस समय
अवधूत सिंह महाराज का शासन था। इस समय वहां पे अवधूत सिंह महाराज का शासन था। तो उसके बाद देखिए सोहागपुर जिला शहडोल बघेल राजा वीर भानु के अनुज जमुनी भान के पुत्र रुद्र प्रताप के वंशज के अधिकार में था। तो देखिए क्या कहा जा रहा है ये फैक्ट। सोहागपुर जिला शहडोल बघेल राजा वीर भानु के अनुज जमुनी भान के पुत्र रुद्र प्रताप के वंशज के अधिकार में था। और चांदिया जिला अनूपपुर बघेल राजा विक्रमजीत के अन्य पुत्र मंगध राय के वंशजों के कब्जे में था। मंगध राय के वंशजों में के कब्जे में था। तो ये भी एक फैक्ट है। उसके बाद अगला चलते हैं। महाराजा भाव सिंह ने हौत्र कल्पट्रम की रचना की है। तो ये भी क्वेश्चन एक आ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याला पूरा फैक्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुनिए। महाराजा भाव सिंह ने हौत्र कल्पट्रम की रचना की है, जिसके दरबार में बघेल वंश वर्णम के रचयिता रूपणी शर्मा रहते थे। तो रूपणी शर्मा किसके दरबार में थे? महाराजा भाव सिंह के दरबार में थे। महामृत्युंजय मंदिर रानीताल और उसके मंदिर महामृत्युंजय मंदिर रानीताल व उसके निर्माण का श्रेय जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है। महामृत्युंजय मंदिर कहाँ पर है? रीवा में है ना। और वहीं पे महामृत्युंजय का मेला भी आयोजित होता है और रीवा में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? महामृत्युंजय मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा भाव सिंह ने। भाव सिंह, तो ये नाम याद रखना है, किसने करवाया था महामृत्युंजय मंदिर का निर्माण? भाव सिंह ने करवाया था। तो ये एक फैक्ट है। महाराजा अजीत सिंह ने शाह आलम व उसकी बेगम की प्रश्रय दिया। और महत्वपूर्ण है कि इसी कालावधि में मुकुंदपुर के अकबर द्वितीय का जन्म हुआ था, जो 1806 में मुगल सम्राट बना। तो अकबर द्वितीय का जन्म होता है। अकबर द्वितीय के बारे में जानते होंगे आप, बाद में एक और नाम आया था मुगल काल में, अकबर द्वितीय। और ये अकबर द्वितीय ऐसा बादशाह था जो अंग्रेजों की सहायता से मुगल गद्दी पर बैठा था। आगे चलते। महाराजा विश्वनाथ सिंह के काल में महू कालेदर इलाकेदार पर आक्रमण किया गया, उसके क्षेत्र को हस्तगत कर लिया गया था। महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध में प्रसिद्ध तोस हनु हुंकार का प्रयोग हुआ था। प्रसिद्ध तोप हनु-हुंकार का प्रयोग हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। यहां से रघुराज सिंह के 10 धारा है। रघुराज सिंह 10 धारा शतरंज खेल की उत्पत्ति का श्रेय जाता है। रघुराज सिंह को 10 धारा शतरंज खेल की उत्पत्ति का श्रेय जाता है। तो ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने जगदीश शतक की रचना की थी। तो जगदीश शतक की रचना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। रघुराज सिंह ने रचना की थी। तथा गोविंदगढ़ नगर बसाया था एवं विशाल तालाब विश्व सागर का निर्माण करवाया था। तो रीवा में है ये गोविंदगढ़ नगर, रीवा में आता है, और गोविंदगढ़ महल भी रीवा में है। रघुराज सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें KGCSE की उपाधि प्रदान की थी। महत्वपूर्ण है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह में ठाकुर रणमत सिंह, ये याद रखना है, विद्य क्षेत्र के थे ये, रीवा तरफ के, ठाकुर रणमत सिंह और श्याम शाह लाला का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये दो यहाँ से विद्रोह में नेतृत्व किए थे इन्होंने। तो इनका नाम याद रखना है। ठाकुर रणमत सिंह और श्याम शाह लाला ने विद्रोह किया था इधर से। उसके बाद देखिए वेंकट नमन सिंह के शासन काल में वेंकट भवन का निर्माण हुआ था। तो ये वेंकट भवन कहाँ पर है? ये वेंकट भवन है रीवा में। वेंकट भवन का निर्माण हुआ था। महत्वपूर्ण है कि महाराजा ने भजनावली नामक पुस्तक की रचना भी की है। तो भजनावली पुस्तक है ये, किसने लिखा है? वेंकट नमन सिंह ने। तो ये भी नाम याद रखना है। भजनावली पुस्तक की रचना की थी। तथा बघेल नाटक कंपनी की स्थापना करने का श्रेय भी इन्हें जाता है। तो बघेल खंड नाटक कंपनी की स्थापना भी वेंकट नमन ने की थी। तो ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है एक। आगे चलते हैं। महाराजा गुलाब सिंह व राजा मार्तंड यहाँ के अंतिम महाराज थे। देखिए कहाँ पे आ गए अपन, 1946 से लेके 48 तक यहाँ के अंतिम राजा थे, जिनकी विधिवता
राज्य तिलक हुआ था, यानी विधि पूर्वक राज्य तिलक हुआ था। तो याद रखना ये फैक्ट। महाराजा गुलाब सिंह वह मार्तंड यहाँ के अंतिम राजा थे जिनका विधि पूर्वक राज्य तिलक हुआ था। अंतिम राजा राजा मार्तंड सिंह का जन्म 16 मार्च 1923 को दारिया महल गोविंदगढ़ के किले में हुआ था। महत्वपूर्ण है कि मार्तंड सिंह ने राज्य के संविधान के निर्माण हेतु अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर की सेवा प्रदान करने का प्रयास किया, किंतु वह विफल रहा था। ये नाम याद रखना है फ्रेंड्स, ये नाम इंपॉर्टेंट है। ये वाला अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर की सेवा प्रदान करने का प्रयास किया था, लेकिन किंतु वह विफल रहा। तो यहाँ तक के आपको समझ में आ गया होगा। ये अंतिम राजा राजा मार्तंड का जन्म कब हुआ था, ये याद रखना है। यहाँ के अंतिम राजा थे ये राजा मार्तंड, और ये इनका नाम भी याद रखें। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर संविधान निर्माण, देश आज़ाद हो जाता है। उसके बाद की बात है 25 दिसंबर 1946 को हरि सिंह गौर की अध्यक्षता में संविधान समिति का गठन किया गया था। तो ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स वाला। 25 दिसंबर 1946 को हरि सिंह गौर की अध्यक्षता में संविधान समिति का गठन किया गया था। रीवा रियासत से दो प्रतिनिधित्व राजा शिव बहादुर सिंह मनोनीत हुए थे तथा लाला यादवेंद्र सिंह निर्वाचित मंडल द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य थे। तो इस क्षेत्र से ये 2 सदस्य रहे हैं संविधान सभा के, तो ये याद रखना है। रीवा रियासत से 2 प्रतिनिधित्व राजा शिव बहादुर सिंह मनोनीत तथा लाला यादवेंद्र सिंह निर्वाचित मंडल द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसी के साथ हमारा मध्यकालीन बघेलखंड का इतिहास खत्म होता है। देखिए अपन ने मध्यकालीन बघेलखंड का इतिहास पूरा 1236 में स्थापना हुई थी। 1236 से लेके 1946 तक के जो भी इंपॉर्टेंट रहा है, जो फैक्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं वही लिखे हैं बुक में, तो वो उसको डिस्कस किए। तो ये लेक्चर को भी आपको देखना है, जिससे एक कहानी की तरह आपको पता रहे कि क्या क्या था। जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। तो इसी के साथ हमारा मध्यकालीन मध्य प्रदेश खत्म होता है। ये पार्ट 6 था। इसी के साथ हमारा मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास समाप्त होता है। तो आप पूरे लेक्चर देख सकते हैं। तो इसमें हमने मध्यकालीन बघेलखंड का इतिहास डिस्कस किए थे। तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा? अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास डिस्कस किया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में फ्रेंड्स। नमस्ते।